नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे से शिवसेना और उनका निशान छीनने पर शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे को एक सलाह दी है कि अब ये जो चुनाव आयोग का फैसला आया है, इस पर सवाल उठाने के बजाय इसको स्वीकार करें। चुनाव आयोग का फैसला है और इस फैसले को फाइनल माना जाए और अब वो स्वीकार करें और पार्टी का नया सिंबल लेने की बात करें। शरद पवार ने यह भी कहा कि जिस तरह से जो ये हुआ है, ये पहली बार नहीं है, ये इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ था। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, दो बैलों की जोड़ी, वो बैलों की जोड़ी उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, लेकिन जब उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो उसके बाद वो जो हाथ है चुनाव चिन्ह, वो उनको बाद में मिला और इंदिरा गांधी ने उसको स्वीकार किया। यहां यह भी उदाहरण है कि इंदिरा गांधी का जो अपनी राजनीति थी, उसके कारण राजनीति फिर सत्ता में भी आई वो। तो इसीलिए उदाहरण देते हैं कि उद्धव ठाकरे जी, यदि आपके प्रति महाराष्ट्र की जनता की श्रद्धा है, आपके प्रति झुकाव है, आपकी नीतियां और आपकी जो कार्यशैली है, जो राजनीति है, यदि महाराष्ट्र की जनता को लगेगा कि उद्धव ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा को बढ़ाने वाले असली वो नेता हैं, तो आपको वोट देंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि ये वो व्यक्ति है जिन्हों को पिता के तौर पर, वो उनका बेटा है, ये पैतृक संपत्ति के तौर पर बाकी चीजें मिली, ऐसे ही विरासत में पार्टी का पद मिल गया, विचारधारा इन्होंने छोड़ दी, तो जनता वोट नहीं करेगी, वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट करेगी। तो एकनाथ शिंदे निश्चित रूप से उस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे मान लिया जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि शरद पवार जी ने जो ये सलाह दी है, आखिरकार अब शरद पवार जी का क्या मूड है। महाराष्ट्र में इस बयान के बाद हलचल मच गई है। लोगों का कहना है कि शरद पवार जी, जो अभी तक महाविकास आघाड़ी में गठबंधन में थे, आज उनके सुर क्यों बदल गए हैं। तो लोगों का कहना है कि अमित शाह जी एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में गए थे, वो सहकारिता मंत्री हैं और सहकारिता के ऊपर, एक बैंकिंग के ऊपर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में एक ही मंच पर शरद पवार जी और अमित शाह जी थे। लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता में कुछ बातचीत हुई है और इस बातचीत का रिजल्ट तो कुछ दिन बाद में मिलेगा, लेकिन एक अनुमान तो पहले से है कि शरद पवार को जो चाणक्य की संज्ञा देते हैं लोग, वो यूं ही नहीं देते। उनको जब तक लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार है तो उसमें शामिल हो जाओ, और उनके नेताओं ने किस तरह से काम किए हैं, अनिल देशमुख, अनिल परब, अजीत पवार, ये हमने देखा है। घोटाले घोटाले घोटाले, उगाई उगाई उगाई, और बदनामी किसके सर? उद्धव ठाकरे के सर। नुकसान किसको हुआ? आज जो महाराष्ट्र की जनता त्रस्त हुई, उसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? उद्धव ठाकरे को। तभी तो विधायक और सांसद छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जनता सवाल पूछती है कि आपको हमने चुन के भेजा हिंदुत्ववादी विचारधारा पर, लेकिन आपने तो हिंदुत्व का मुद्दा ही छोड़ दिया। जवाब दो, क्यों छोड़ा? पालघर में साधुओं की हत्या होती है, आपकी पुलिस 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करती, आप कैसे बाला साहब ठाकरे के वंशज हो? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो शिव सैनिकों को लगने लगा कि भैया उद्धव के पीछे रहेंगे तो ये तो बर्बाद करके दम लेंगे, हम भी जाएंगे। ये तो केवल सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाली पार्टी बन गई है और इसका नाम तो अब सोनिया सेना कर देना चाहिए। एक पत्रकार बोलते थे ना कि सोनिया सेना। तो शिवसैनी को लग गया कि यहां कोई आधार और समय बचा नहीं है और इसलिए छोड़ के गए। तो आपको जो सलाह दी है, अब इसी में आप देख लीजिए कि शरद पवार जी भी पाला बदलने वाले हैं। उनको लगता है कि जितने घपले घोटाले हुए हैं, उनके मंत्रियों पे केस चल रहे हैं, एक दो जेल के अंदर बंद हैं, नवाब मलिक भी उसी में हैं। उनको लगता है कि अगर भाजपा से अलग हुए तो केस और खुलेंगे, आगे और खुल सकते हैं। तो शायद उनको लगता है कि मिलकर के अब भाजपा के साथ आने में फायदा है, क्योंकि 2024 का रुख बिल्कुल साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, और अगर केंद्र में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनती है, तो अगर तो है ही नहीं, निश्चित है, तो निश्चित जानिए कि 2024 तक जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी में थोड़ी नरमाई है, अमित शाह को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत सारे घपले घोटाले में जो कड़ाई से एक्शन नहीं लिया गया है, ये 24 के बाद ज्यादा तेजी से होने वाला है। क्योंकि जो न्यायपालिका की ढीला ढवाली है ना,
इस पर भी एक कड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होने की जरूरत है। यह देश मान रहा है, सरकार भी समझ रही है। यह भी होगा, जब यह हो जाएगा, कुछ नियम कायदे कानून और कड़े किए जाएंगे, ऐसे केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा, तो निश्चित जानिए बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन यह कब? जब 2024 का चुनाव संपन्न हो जाएगा, मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह का काम होगा। ऐतिहासिक काम होने जा रहे हैं। तुरंत फिर जो तत्काल आप देखेंगे, आज इस बात पे सर्जिकल, आज इस बात पे सर्जिकल, देश के अंदर चलेगा। देश के बाहर सर्जिकल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान का जो हाल रख छोड़ा है वो हम सब देख रहे हैं। ये मोदी जी ही हैं, उन्हीं की नीतियां हैं जिसके कारण आज बिना बम बिना गोले जो देश पाकिस्तान हमको एटम बम की धमकी देता था, आज बिना एटम बम के वहां क्या हाल है। तो मोदी जी देश के अंदर जो ये दीमक लगी हुई है, जो सपोले देश में बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, जो देश को खोखला करने में लगे हुए भ्रष्टाचारी हैं, आप क्या सोच रहे हैं मोदी जी उनको छोड़ देंगे? ना, तो कोई साथ आ जाए, बेशक उसके लिए थोड़ी बहुत नरमाई हो सकती है, क्योंकि भाई गठबंधन धर्म तो निभाना पड़ता है। और यही बात शरद पवार जी को समझ आ रही है और इसलिए पाला बदलने वाले हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सबसे पहले अभी बीएमसी का चुनाव आने वाला है, तो इस बीएमसी चुनाव में हालांकि एनसीपी का कोई आधार मुंबई में नहीं है। भाजपा के साथ आने से भाजपा को नुकसान ही पहुंचेगा, फायदा नहीं पहुंचेगा, यह मैं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी जिस तरह का समीकरण बन रहा है, यह मैं बता रहा हूं कि यह अभी नहीं होगा, लेकिन बीएमसी चुनाव निपट जाए, वहां भाजपा को क्लियर मेजोरिटी आने वाली है। एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर, मनसे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा और शिवसेना का ही कब्जा बीएमसी में होने वाला है, ये क्लियर है। तो फिर शरद पवार जी किस लिए इधर आएंगे? वो आएंगे 2024 के चुनाव को देखते हुए। बड़ा खेल तब होने वाला है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां अभी भी एनसीपी की बहुत ज्यादा पकड़ है, शरद पवार जी की पकड़ है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई एरिया हैं, तो भाजपा भी इस बात को समझती है और इसीलिए वो गठबंधन आप देखेंगे कि हो सकता है शरद पवार जी के साथ ये गठबंधन भाजपा कर ले, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी जो भाषा बदली हुई है वो तो यूं तो एक अच्छी सलाह भी है उद्धव ठाकरे जी को कि इधर उधर की बयानबाजी ना करें। उन्होंने जो पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं खाते में, वो चंदा है, पब्लिक के द्वारा दिया गया, शिव सैनिकों के द्वारा दिया गया, वो भी अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया है। निश्चित जानिए कि जब चुनाव आयोग का फैसला हो गया है, उस फैसले के बाद में या पहले वो चंदा आप कोई भी इस तरह का ले नहीं सकता। ऐसे तो कोई भी पार्टी और राहुल गांधी पूरा कांग्रेस का चंदा ले लेंगे, कहेंगे साहब मेरे जो है पिताजी का था, फिर आज मेरा अधिकार है। अखिलेश यादव पूरा समाजवादी का चंदा ले सकते हैं, लालू प्रसाद अब आरजेडी का चंदा ले सकते हैं, अगर ले सकते होते। लेकिन ये भी हमारे देश का कानून है, चुनाव आयोग का एक कानून है और उसमें सब जांच होती है पार्टियों की, बाकायदा उसमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है चुनाव आयोग को, आपको खर्चा दिखाना होता है। ये पैसा आपके पास चंदा आया और अब आपने इसको खर्चा कहां कहां किया ये बताइए। तो आप ये नहीं कह सकते साहब 200 करोड़ रुपए ये मेरे पिताजी ने डाले थे, मैंने वापस ले लिए, वो दिखाना पड़ेगा। तो उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर शरद पवार की सलाह उद्धव ठाकरे को जो है वो उनके हित के लिए है कि यदि वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते, जेल वेल के चक्कर नहीं काटना चाहते, तो चुपचाप वो राशि सौंप दें और चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लें जो शरद पवार जी ने कहा है कि नया सिंबल लें, और या तो मशाल जो मिला हुआ है उसी को स्वीकार करते हुए उसी सिंबल पर चुनाव लड़ें। और यदि आपके अंदर दम है, यदि आप समझते हैं कि महाराष्ट्र की जनता आपके साथ है, तो बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, भाषणबाजी से कुछ नहीं होना है। केवल और केवल चुनाव मैदान में आइए। बीएमसी में पहला आपका परीक्षण हो जाएगा और बीएमसी में यदि आप आ जाते हैं तो समझा जाएगा ये भी मुंबई का फैसला है। बाकी महाराष्ट्र का क्या फैसला है ये 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ही पता लगेगा। चुनाव मैदान में आइए तभी पता लगेगा। इस तरह की बातें करने से पीएम पर प्रहार, चुनाव आयोग पर सवाल,
ये सब महाराष्ट्र की जनता अब इसको लेकर मजाक उड़ा रही है और वो ये कह रही है कि इस तरह की बातें अब हमको हजम नहीं होती हैं। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना और शिवसैनिक मान भी लिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।